चलो, हेलो, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ठीक है. So my name is Ashima Gupta and I welcome you back to this amazing platform of NCERT वाला. कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वेंसडे को केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई, तो उनको ऐसा लग रहा था से पता नहीं क्या ही हो गया, दुनिया छिन गई उनसे. So इस वीक आपकी केमिस्ट्री की क्लास मंडे हुई थी, आज फ्राइडे और कल भी होगी सैटरडे को. ठीक है. कल का जो टाइम है वो आज वाली क्लास का ही टाइम होगा, विच इज 5 PM टुमारो. ओके. सो बिना टाइम वेस्ट करे बेटा, आज हम लेक्चर 2 पर आ गए हैं, तो ग्रुप 15 का आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे और कल पार्ट 3 कवर करेंगे. सो पहले क्विक रिवीजन करते हैं. फटाफट से बताएं जरा, ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? सो सबसे पहला एलिमेंट कौन था? नाइट्रोजन. फिर कौन सा होता है? फास्फोरस. फिर कौन सा था? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और एक और आपको बताया था विच इज मॉस्कोवियम. पर आपको ये बताया था यार ये एलिमेंट कैसा है? रेडियो एक्टिव है और न्यूली डिस्कवर्ड है, तो इसकी केमिस्ट्री हमने इतनी ज्यादा स्टडी नहीं कर रखी है. ठीक है. सो दैट इज वाई मॉस्कोवियम को हम साथ में स्टडी नहीं कर रहे. ठीक है. नोट्स में बेटा एक चीज ऐड करें, या जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी में ऐड कर लें. ग्रुप 15 का बेटा कॉमन नेम होता है निक्टोजेंस. क्या नाम होता है? निक्टोजेंस. ठीक है. पी प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट होता है. निक्टोजेंस. निक्टोजेंस का मतलब होता है टू चोक या फिर होता है टू स्टिफल. ठीक है. अब इसका क्या मतलब होता है? सो बेसिकली क्या है, आपके एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कैसी होती है? चोकिंग होती है. इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स इनकी जो गैसेस हैं दे आर चोकिंग. स्टिफल मतलब चोक करा देती हैं. तो जैसे अमोनिया की बात करूं, अमोनिया की पंजेंट स्मेल होती है. ज्यादा देर अगर आप अमोनिया इनहेल करोगे तो आपका सर दर्द शुरू हो जाएगा. ठीक है. फॉस्फीन PH3 दैट इज ऑल्सो हाईली टॉक्सिक. सो इस ग्रुप का कॉमन नेम क्या है? निक्टोजेंस. कभी कभी बेटा 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ग्रुप 15 इज कॉमनली कॉल्ड एज. तो याद रखना है ग्रुप 15 को हम कॉमनली क्या बुलाते हैं? निक्टोजेंस. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हमने ग्रुप 15 की पहले कौन सी प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी? सबसे पहले हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद दूसरी चीज जो हमने करी थी दैट वाज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन. कि क्यों नाइट्रोजन डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है. उसके हमने कई रीजन करे. एक रीजन जो बच्चों ने कुछ ने कमेंट कर रखा था, तो मैं पहले उस पर चर्चा कर लूं. सो यहां पर एक पॉइंट जो बच्चों को लग रहा था कि मैम ने बताया नहीं और हमें पता भी नहीं है. सो मैंने वहां पे लिखा हुआ था कि नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रोपी. नाइट्रोजन एलोट्रोपी नहीं दिखाता. अब एलोट्रोपी क्या होता है? तो एलोट्रोपी हम क्या डिफाइन करते हैं, या एलोट्रोप्स. सो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, different physical forms of the same element, different physical forms of the same element having different, कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बेटा एलोट्रोप्स की? having different physical properties. सो होता क्या है कि ग्रुप 15 में सब एलोट्रोपी दिखाते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन. अब ऐसा क्यों होता है यार? देखो आपको बताया था यार, नाइट्रोजन जो होता है एक तो उसका स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, प्लस जो सबसे मेन रीजन है वो आपको बताया था, जो मैंने कैटिनेशन में भी बताया था कि N सिंगल बॉन्ड N जो होता है वो क्या होता है? इट इज वीकर. ठीक है. जैसे आपने पढ़ा है
कि कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे फास्फोरस के भी 3 एलोट्रोप्स है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। बट नाइट्रोजन जो है वो एलोट्रोपी नहीं दिखाता, एलोट्रोप्स नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है? वीक होता है। और वो वीक क्यों था? क्योंकि यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता था? बहुत ज्यादा हाई होता था। ललित ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वीकर कैटिनेशन। तो एलोट्रोप्स भी नहीं बना पाता नाइट्रोजन। इसके अलावा हमने तीसरी चीज एनॉमलस बिहेवियर के साथ करी थी, दैट वाज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या करा था? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट करा था ग्रुप का -3, +5 और +3, उनकी स्टेबिलिटी का ट्रेंड करा। फिर हमने क्या करा था यार? रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जिसमें हमने हाइड्राइड्स का ट्रेंड देखा था EH3 का। उसके अलावा हमने करा था रिएक्शन विद ऑक्साइड, जहां पे E2O3 एंड E2O5 दो टाइप का ऑक्साइड बन रहा था। फिर हमने करा था रिएक्शन विद हैलोजेंस, जहां पे दो तरह का हैलाइड बन रहा था, ECl3 एंड ECl5। और आखिरी हमने क्या करा था? रिएक्शन विद मेटल्स। यहां तक हमने लास्ट क्लास में कवर करा था। चलिए, आज की क्लास का टॉपिक जो एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते जाएं। जो खुद के नोट्स बना रहे हैं बेटा, मेक श्योर कि आप रिएक्शंस एटलीस्ट मेरे साथ साथ लिखो, क्योंकि रिएक्शंस हमको याद करना ही है एट एनी हाउ। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप थ्योरी अगर नहीं भी लिख रहे हो तो आप रिएक्शन मेरे साथ साथ लिखो। चलिए, सो पहला हम आज की क्लास में जो कंपाउंड्स में कर रहे हैं, पहला हम कर रहे हैं डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन बेसिकली आपका क्या हो गया? N2। ठीक है, सो कॉमर्शियली अगर मैं बात करूं तो कॉमर्शियली हम डाई नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं? ये बचपन में पढ़ा था तुमने। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो एयर होती है उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस का मतलब है हाई प्रेशर लगाते हैं। और क्या करते हैं? एयर को कूल करते हैं बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो एयर के अंदर जो वाटर वेपर होता है, एयर के अंदर जो वाटर वेपर है, दैट रिमूव्स इन द फॉर्म ऑफ, अब बिलो 0 पे तो जो वाटर है या वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। तो वाटर वेपर रिमूव्स इन द फॉर्म ऑफ आइस। ठीक है, उसके बाद फिर से एयर को हमने क्या करा? कंप्रेस करा और फिर से कूल करा बिलो -78.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -78.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर क्या होता है? आपका जो CO2 गैस है, जो CO2 गैस है, इट रिमूव्स इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। तो वो ड्राई आइस जिसको हम और क्या बुलाते हैं? सॉलिड CO2, उसकी फॉर्म में रिमूव हो जाता है। बिल्कुल सही का, लिक्वेशन, लिक्वेफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले हमने वाटर वेपर रिमूव करा इन द फॉर्म ऑफ आइस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करा इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस विच इज सॉलिड CO2। उसके बाद हमने क्या करा? फिर से जो अब रिमेनिंग आपका एयर का पोर्शन है उसको फिर से हमने यार बहुत हाई प्रेशर लगाकर कंप्रेस करा और बहुत ही ज्यादा ठंडा कर दिया टू -200 डिग्री सेल्सियस। -200 डिग्री सेल्सियस तक क्या करा? एयर को ठंडा करा। फिर हम क्या कराते हैं? अब जो एयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी लिक्विड में। अब इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आर्गन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके बाद हम क्या कैरी आउट कराते हैं? यहां पर उसके बाद हम कैरी आउट कराते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो सबसे पहले कौन एस्केप करता है? नाइट्रोजन गैस एस्केप्स। किस टेम्परेचर पर एस्केप करती है? -196 डिग्री सेल्सियस। तो नाइट्रोजन सबसे पहले एस्केप करती है
फिर आर्गन एस्केप करती है और आर्गन के बाद कौन सी एस्केप करती है? ऑक्सीजन। मतलब अगर आप ऑक्सीजन से प्रेशर नहीं हटाओगे तो वो लिक्विड ऑक्सीजन होता है, प्रेशर अगर हटा दोगे तो वो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका कॉमर्शियल प्रिपरेशन। जब आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए तो हमने लिक्विफैक्शन करा, यानी पहले एयर को वाटर वेपर निकाला, CO2 रिमूव करा, उसके बाद क्या करा? एयर को और ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करा। फिर क्या कैरी आउट करा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैरी आउट करा तो नाइट्रोजन क्या कर जाती है? एस्केप कर जाती है। किस टेम्परेचर पे एस्केप करती है? -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आते हैं लैब प्रिपरेशन में। अगर हमको N2 गैस को लैब में प्रिपेयर करना है, लैब के अंदर, तो हम क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं ऑफ NH4Cl को क्या बुलाते हैं बेटा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। और NaNO2 क्या होता है आपका? सोडियम नाइट्राइट। याद रखने हैं नाम, लिख भी देती हूं। ये है आपका सोडियम नाइट्राइट और ये आपका क्या है? अमोनियम क्लोराइड। तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? NaCl प्लस H2O और साथ में क्या मिलता है? N2 गैस। साथ में और क्या मिलता है? N2 गैस। बैलेंस भी कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन के लिए इधर कितना आ जाएगा? 2। बाकी बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर यार जो ध्यान देने वाली बात है, जब यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर अब सवाल आता है तो पहले ही उधर एनसीईआरटी में हाईलाइट कर ले जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। जब हम नाइट्रोजन को लैब में इस मेथड से बना रहे होते हैं तो कुछ इंप्योरिटीज आ जाती हैं। किसकी? NO, जिसको क्या बुलाते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। और किसकी इंप्योरिटीज आ जाती हैं? HNO3 की। दोबारा सुनो क्या बोला, कि जब हम लैब में इस मेथड से नाइट्रोजन गैस को प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास किसकी इंप्योरिटी आती है? NO, विच इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड HNO3। अब इंप्योरिटीज है तो उनको हटाना भी तो पड़ेगा। तो यहां पर हम इंप्योरिटीज को कैसे रिमूव करते हैं? बाय पासिंग दिस नाइट्रोजन गैस, जिसमें क्या प्रेजेंट है? इंप्योरिटीज। इस गैस को किससे पास कराते हैं? थ्रू एक्वस H2SO4 कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ध्यान से सुनना है, एनसीईआरटी में इसको अच्छे से हाईलाइट करना है। सो हमने बोला कि नाइट्रोजन गैस जब बना रहे हैं तो यहां पर किसकी इंप्योरिटी मिल रही है हमको? NO एंड HNO3। उस इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमने नाइट्रोजन गैस को किससे पास कराया? विद अ सॉल्यूशन ऑफ एक्वस H2SO4 कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां तक जिसको जो नोट करना है वो नोट करे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। डन है यहां तक? चलिए अब आ रहे हैं थर्ड मेथड पे। इस पर स्टार बनाएं। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग नाइट्रोजन इन द लेबोरेटरी। सो इस कंपाउंड को क्या बुलाते हैं बेटा? अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट जिसका फॉर्मूला क्या है? NH4 ठीक है, ये कौन से कलर का दिखता है तो उसी रंग से लिखेंगे। ये होता है ऑरेंज कलर का। तो जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग करना स्टार्ट करते हैं, जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें मिलता है Cr2O3, जिसको क्या बुलाते हैं? क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड, जो कि कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। साथ में आपको क्या मिलता है? पानी। और साथ में क्या मिलती है? नाइट्रोजन गैस। बाकी बैलेंस तो आप समझदार है, कर सकते हैं। 4 2 8 हाइड्रोजन है तो यहां पर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है,
हाँ, अब इस रिएक्शन में ये लैब के अंदर या बहुत लोग जो स्कूल में साइंस फेयर वगैरह करते हैं उसमें बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली ये वाले हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी हीटिंग करते हो तो इससे स्कूल में साइंस फेयर में बहुत लोग वॉल्केनो वगैरह बनाते हैं। तो इस रिएक्शन में जब आप हीट करते हो चाइना डिश के अंदर अमोनियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर के, तो आप देखोगे कि वॉल्केनो जैसा बनता जाता है और आपका ग्रीन कलर का क्या बनता जाता है? क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना है, याद रखना है। अब आता है अगर हमें बहुत प्योर नाइट्रोजन बनाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर वेरी प्योर नाइट्रोजन हम क्या करते हैं? इस कंपाउंड को क्या बुलाते हैं बेटा? बेरियम अजाइड। अब समझ लीजिए बना कैसे, फॉर्मूला अलग से बता देती हूं, ठीक है। सो हमें पता है बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2+, ठीक है। और अजाइड आयन कौन सा होता है? N3-। इसको क्या बुलाते हैं? अजाइड आयन। बस अब वैलेंसी क्रॉस कर दो तो बेरियम अजाइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? BaN3 इसको जब हम हीट करते हैं तो आपको मिलता है बेरियम और साथ में क्या मिल जाती है? नाइट्रोजन। और यहां पर जो नाइट्रोजन मिल रही है वो आपको बहुत ही शुद्ध वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलता है। तो अगर पेपर में सवाल आता है कि राइट द रिएक्शन बाय विच यू कैन प्रिपेयर वेरी प्योर नाइट्रोजन, तो आप या तो बेरियम अजाइड का डीकॉम्पोजिशन लिखेंगे, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, ठीक है। बैलेंस भी कर लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा 3, या फिर हम हीट कर सकते हैं बेटा NaN3 जिसको क्या बुलाते हैं? सोडियम अजाइड, ठीक है। Na+ और N3 पे माइनस तो फॉर्मूला NaN3 आएगा। हीट करोगे तो क्या मिलेगा? Na+N2। अब बैलेंस करने के लिए इधर 3 है इधर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से और इसको 3 से, ठीक है। सो ध्यान रखना है, टू ऑब्टेन वेरी प्योर नाइट्रोजन, either you can do the thermal decomposition, थर्मल मतलब हीट से आप किसको डिकम्पोज कर सकते हो? या तो बेरियम अजाइड को या फिर किसको हीट कर सकते हो? सोडियम अजाइड को। यहां तक नोट करें फटाफट से, जो एनसीईआरटी में कर रहे हैं वो एनसीईआरटी में मार्क कर लें। हाँ बेटा, ये क्यों नहीं आएगा एग्जाम के अंदर? डाई नाइट्रोजन तो है सिलेबस के अंदर, अपना सिलेबस तो कम से कम देख लिया करो। वेरी नाइस अमरीश तिवारी, आपने बिल्कुल सही रिएक्शन लिखा है। शिव कुमार डन मैम। चलिए आगे चलते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लो, ये तो हमें बस याद करनी है। एज सच इसमें जहां से सवाल आएगा वहां पे मैं आपको मार्क करा दूंगी। सो जो डाई नाइट्रोजन है यानी कि N2 वो आपका कैसा गैस होता है? एक तो कलरलेस, एटमॉस्फेयर में होता तो वह दिखता थोड़ा ना है। कलरलेस, ओडरलेस। ओडरलेस का मतलब क्या होता है बेटा? स्मेल नहीं आती है, देयर इज नो स्मेल ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसके अलावा टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता डाई नाइट्रोजन का। और कैसी गैस होती है? नॉन टॉक्सिक गैस। बट मैंने बताया अगर हम एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिमूव करें तो जो प्योर डाई नाइट्रोजन होता है वो कैसी होती है? चोकिंग होती है। इसीलिए ग्रुप 15 को क्या बुला रहे थे हम? निक्टोजेंस। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। तो नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं विद मास नंबर 14 एंड विद मास नंबर 15। नाइट्रोजन की पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है, वेरी लो सॉल्युबिलिटी।
फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डाई नाइट्रोजन का बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। सो इतना ही है फिजिकल प्रॉपर्टी में, मेन याद रखना है, 3-4 तो याद रखनी है। हो सकता है पूछ ले कि इनमें से कौन सी डाई नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है एमसीक्यू में, या पूछ ले कि इनमें से कौन सी करेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है डाई नाइट्रोजन की। तो याद रखना है कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है और नॉन टॉक्सिक गैस है। वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा क्या बताया, 2 स्टेबल आइसोटोप्स है, 14 वाला, 15 वाला, और पानी में बहुत ही कम क्या है, सॉल्युबिलिटी है। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो जो नाइट्रोजन होती है बेटा वो कैसी होती है, इट्स एन इनर्ट गैस। फटाफट से बता दो यार, क्यों इनर्ट गैस बोलते थे इसको, जल्दी बोले यार, हम क्यों नाइट्रोजन को इनर्ट गैस बोलते हैं। इट्स नॉट अ नोबल गैस बट इट इज एन इनर्ट गैस। क्यों ये इनर्ट गैस होती है, ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट। बेटा डी ऑर्बिटल का तो यहां पे कोई लेना देना ही नहीं था। हाय देवदीप चौधरी, वेरी नाइस। परिणीता बीडीई हाई होता है, हाँ जी। आपको बताया था यार नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन में N2 में N और N के बीच में कैसा बॉन्ड था यार, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड था। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है। सो इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 941.4 किलो जूल पर मोल। तो क्योंकि इसका बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होता है तो ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, इनर्ट होती है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन का रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, विद मेटल्स। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं करेगा क्योंकि इनर्ट है, पर हाई टेम्परेचर पे तो करा सकते हैं। और कैसे कराएंगे यार, हमको उतना टेम्परेचर तो देना पड़ेगा कि N2 में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या हो सके, टूट सके, तभी तो कोई नया कंपाउंड बनेगा। सो पहला है एक्शन विद मेटल्स। चलिए जी एक्शन कराते हैं मेटल्स के साथ। तो हम कर रहे हैं पहले लिथियम मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं नाइट्रोजन के साथ। मैं लिख रही हूं, आपको कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। लिथियम प्लस नाइट्रोजन क्या बनेगा और मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन क्या बनेगा, फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला। भाई श्रवण भारद्वाज, यस आई विल टीच द डिलीटेड सिलेबस ऑल्सो, बिकॉज यहां पर आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ाया जा रहा है। आपको अटेंड करना हो डिलीटेड पोर्शन आप कर लीजिएगा, आपको नहीं करना हो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके अलावा यार अभी चैप्टर शुरू हुआ है, तुम शुरू होने से पहले ही पूछना शुरू कर देते हो खत्म कब होगा, खत्म कब होगा, खत्म कब होगा। अरे भाई पढ़ाने तो दो। अगर तुम चाहते हो कि तुमको चीजें अच्छे से समझ आए, स्कूल में नंबर आए, कहने को तो चैप्टर एक शॉर्ट में भी खत्म हो सकता है, मैं पढ़ाती जाऊंगी, तुम कीर्तन सुनते जाना, अगर तुमको उसी में मजा आता है तो। लिथियम प्लस नाइट्रोजन क्या बनेगा, Li3n। अब ये कैसे फॉर्मूला आया ये समझे। लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, और नाइट्राइड आयन बेटा अजाइड होता है N के नीचे 3 और ऊपर 1-, और N3- कौन सा आयन होता है, इसको बुलाते हैं नाइट्राइड आयन। क्रॉस करोगे फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, Li3n। Li3n का नाम क्या हो जाएगा, लिथियम नाइट्राइड। और मैग्नीशियम के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे तो फॉर्मूला बना ही सकते हैं, मैं इधर बना रही हूं, नहीं नीचे ही लिख देती हूं। मैग्नीशियम 2+ और N3-, क्रॉस कर दो, क्या फॉर्मूला आ जाएगा इधर, Mg3n2। Mg3n2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड।
बैलेंस भी कर लेते हैं, यहां पे 2 2 3 हो गया 6, Mg के आगे बस क्या लगाना है यहां पर 3। चलिए बताएं जरा दोनों नाइट्राइड्स का नेचर कैसा होगा, आयनिक या कोवलेंट? जल्दी से बताएं, लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड का नेचर कैसा होगा? ओ भाई एक बोल रहा है आप कार्बन और कौन सा फैमिली, बोरॉन फैमिली। बेटा अभी 12th की एनसीईआरटी हो रही है, उसमें पी ब्लॉक में कौन सा है, ग्रुप 15 16 17 18। हम 12th का पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, अभी 11th का नहीं पढ़ रहे। तो ये कौन सी नाइट्राइड्स होती हैं, दीज आर आयनिक नाइट्राइड्स, दीज आर आयनिक नाइट्राइड्स। यहां तक फटाफट से नोट करें। आयनिक होगा बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में बन रहा है फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चल रहे हैं अब, एक्शन विद नॉन मेटल्स। अभी हमने क्या करा, नाइट्रोजन का रिएक्शन किससे कराया, मेटल्स के साथ। अब नाइट्रोजन का रिएक्शन किससे कराएंगे? अगर मैं नाइट्रोजन बोल रही हूं दैट मींस मैं किसकी बात कर रही हूं, N2 की। ये तो बहुत पहले से आप पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा गैस बनता है, अमोनिया। अमोनिया बैलेंस भी कर लेते हैं, इधर आ जाएगा 2 और इधर क्या आ जाएगा 3। डेल्टा HF, डेल्टा HF यानी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इस रिएक्शन की वैल्यू हमें नहीं याद करनी एज सच, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो अमोनिया का प्रिपरेशन है या जिससे अमोनिया बन रही है N2 + H2 गिविंग यू 2NH3, बाकी बैलेंसिंग है। याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है, नेगेटिव का साइन क्या बताता है कि जो ये रिएक्शन है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक है तो यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। सो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, अमोनिया। ठीक है, सेकंड कर रहे हैं N2 + O2। अब देखिए यार, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में है, पर ये दोनों आपस में नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि नाइट्रोजन N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, हाई BDE चाहिए ओवरकम करने के लिए, और O2 में भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, वो भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है। वहां पे भी तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए। तो होता क्या है कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे पर नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, दे रिएक्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर आपका कितना होता है, 2000 केल्विन। क्योंकि मैं यहां पर हीट दे रही हूं, एनर्जी दे रही हूं, तो ये रिएक्शन आपका कैसा होता है, एंडोथर्मिक। कैसा रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक। सो N2 और O2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NO, जिसको क्या बुलाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। और बैलेंस करने के लिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हाँ जी, मयंक ने बिल्कुल सही कहा, इसको क्या बुलाते हैं, हेबर्स प्रोसेस, जो अभी हम डिटेल में बाद में करेंगे। जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है अमोनिया की, ये मैं अमोनिया में कवर करूंगी। एक लिख रहा है शंकर दुबे, मैम डेली क्लास लिया करिए। डन। और बताओ यार, और फरमाइशें बताएं अपनी। चले अब आ जाते हैं यूजेस पर। तो हमने बेसिकली नाइट्रोजन में क्या करा, पहले प्रिपरेशन, और ये बेटा पैटर्न सब में चलेगा, पहले प्रिपरेशन करेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, और फोर्थ क्या करेंगे, यूजेस। ये सब में सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो अभी हमने क्या करा, केमिकल प्रॉपर्टीज करी, फिजिकल भी पढ़ ली और प्रिपरेशन भी पढ़ लिया। प्लीज आप क्लास के बाद इसको, रिएक्शंस को सारे खुद से लिख कर करना यार। प्रिपरेशन में कौन कौन से रिएक्शन थे, केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से रिएक्शन थे, यूजेस में तो बहुत कम रिएक्शन होगा। चलो
सबसे पहला जो यूज है वो क्या है कि नाइट्रोजन जो है, यूजेस लिख देती हूं, किसकी बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन एक तो अमोनिया बनाने के लिए यूज हो रहा है, और क्या बनाने के लिए यूज होता है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ जाता है, कैल्शियम साइनामाइड। अमोनिया बनाने के लिए यूज हो रहा है, और क्या बनाने के लिए यूज होता है, कैल्शियम साइनामाइड। और ये कहां पर यूज होते हैं, एज अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर तो पता ही है। सो आपका ये मिट्टी विट्टी में क्रॉप की हेल्थ और ग्रोथ को अच्छा रखने के लिए हम फर्टिलाइजर में या तो अमोनिया यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स बेसिकली, ठीक है। अब यहां पर एक बोल रहा बेटा हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आपको नहीं करना, ये एक्सपेरिमेंटली लैब के अंदर चीजें कैलकुलेट होती हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट बीडीई, दैट्स एन एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब कैल्शियम साइनामाइड बनता कैसे है, मैं पहले बता दूं, ये रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव आ जाता है कुछ और एग्जाम्स में, तो इसीलिए मैं कवर कर रही हूं। तो जब हम कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बाइड पर कौन सी गैस पास कराते हैं, नाइट्रोजन गैस पास कराते हैं, कितने टेम्परेचर पर, 1000 से लेकर 1100, 1000 से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब हम कैल्शियम कार्बाइड से कौन सी गैस पास कराते हैं, नाइट्रोजन गैस पास कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम साइनामाइड, Ca कैल्शियम, CN2। अब देखो यार, यहां पे 2 कार्बन है 2 नाइट्रोजन है, यहां कार्बन 1 है 2 नाइट्रोजन है, तो 1 कार्बन और साथ में होगा, 1 कार्बन और साथ में होगा। इस कैल्शियम साइनामाइड को बेटा और क्या बुलाते हैं, नाइट्रोलिम, नाइट्रोलाइम भी बोल सकते हो। कुछ जगह आपको ये NITROLIM तक ही मिलेगा, और पूछ लेता है कि नाइट्रोलिम का फॉर्मूला क्या है या नाइट्रोलिम होता क्या है, तो फॉर्मूला याद रखना है CaCN2, कैल्शियम साइनामाइड। मैंने स्ट्रक्चर भी दिया है, तो ये हो गया आपका कैल्शियम आयन, और ये क्या हो गया आपका साइनामाइड आयन। नेक्स्ट यूज है, पहला तो हो गया अमोनिया बनाने के लिए, कैल्शियम साइनामाइड बनाने के लिए, जो आपका कैसे यूज हो रहे हैं, एज अ फर्टिलाइजर। इसके अलावा नाइट्रोजन इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। तो अगर हम लैब के अंदर कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं चाहिए या एटमॉस्फेयर का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो वहां पर हम किसका एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, नाइट्रोजन का। क्यों करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कैसी होती है, इनर्ट गैस होती है, तो वो आपका रिएक्शन के अंदर इंटरफेयर या पार्टिसिपेट नहीं करती। नेक्स्ट है लिक्विड नाइट्रोजन is used as a refrigerant to preserve biological materials। इसके अलावा फूड आइटम्स और क्रायो सर्जरी। तो क्रायो सर्जरी ये सोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है। क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक आपने पढ़ा था, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो क्या था आपका Kf, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, याद आ रहा है, कुछ पढ़ा था। सो क्रायो सर्जरी में हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपका नाइट्रोजन का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। सो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्रायो सर्जरी में यूज हो रहा है, एज अ रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स, फूड आइटम्स, एंड बिकॉज ऑफ वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट ये कहां पर यूज होता है, क्रायो सर्जरी, यानी वो सर्जरी जो बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पर होती है, बहुत ही लो टेम्परेचर पर होती है। यहां तक सारे यूजेस अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लें, मार्क कर लें। हाँ, एक ने सही बोला है, क्रायोजेनिक्स। चलिए अब आ रहे हैं सेकेंड कंपाउंड पे, विच इज अमोनिया। दिस इज ऑल्सो इन योर सिलेबस, ये डिलीट नहीं हुआ है। तो अमोनिया का फॉर्मूला तो इतने बचपन से पढ़ रहे हैं हम,
अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। सो प्रिपरेशन के अगेन रिएक्शंस आपको मेरे साथ साथ लिखने हैं ताकि आपको धीरे धीरे ये याद होना शुरू हो जाए। तो ये क्या होता है? NH2CO NH2, इसको क्या बुलाते हैं बेटा? यूरिया। जब यूरिया का रिएक्शन करा रहे हैं पानी के साथ, ठीक है, या पानी और यूरिया को मिक्स करते हैं, तो ये हम जनरली रिएक्शन कहां पर कैरी आउट करते हैं? फार्म्स में, खेतों में। तो यहां पर क्या होता है? पहले आपके पास क्या बनता है? NH4 होल ट्वाइस CO3। NH4 होल ट्वाइस CO3 को क्या बुलाते हैं? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है इनटू अमोनिया, वाटर और किस में टूट जाता है? CO2। पर हमारे काम के लिए तो अमोनिया गैस है। ठीक है, बैलेंसिंग में नहीं कर रही हूं, तुम बोल देते हो तो कर लेते हैं। हाइड्रोजन 4 2 8, 3 इधर है, ठीक है। सो यूरिया का रिएक्शन या यूरिया और पानी को मिक्स करा और हमें पहले क्या मिलता है? अमोनियम कार्बोनेट, जो फर्दर डिसोसिएट होता है टू गिव यू अमोनिया, पानी और CO2। ठीक है, हमारे काम की अमोनिया गैस है, मिल गई हमको। और ये रिएक्शन आपका बेटा कहां पर कैरी आउट करते हैं? हम फार्म्स में। चलिए, सेकेंड रिएक्शन है। अब इन रिएक्शंस को समझना है यार, जब आप अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम के सॉल्ट्स को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? बेस के साथ। बेस के साथ, ठीक है, अमोनियम के सॉल्ट्स को किससे रिएक्ट करा रहे हैं? बेस के साथ। तो देखिए क्या बनता है, सॉल्ट बनाए तो यहां पर क्या बन जाएगा? CaCl2। साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। और कौन सी गैस इवॉल्व हो जाती है? अमोनिया इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, कौन सी इवॉल्व हो जाती है गैस? अमोनिया। सो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बना, वाटर बना, और कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? अमोनिया। बेटा मैंने ये वाला रिएक्शन बैलेंस करा है। अच्छा मैंने ये नहीं करा, ये लो यार, 2 नाइट्रोजन, 2 3 6 7। एक सेकेंड, हाँ, जो अमोनिया के आगे 2 आएगा, 2 3 6 7 8, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। बेटा बैलेंसिंग तो तुम खुद भी कर सकते हो ना यार, कब से पढ़ते आ रहे हो? बैलेंस खुद कर लो, मैं कोई रिएक्शन बैलेंस ही नहीं करूंगी, खुद करते रहना। सो अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो क्या मिल रहा है? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर, और क्या मिल रहा है आपको? अमोनिया गैस। सेम रिएक्शन नीचे वाला है यार, फिर से देखो, अमोनियम का सॉल्ट है और बेस है, इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो यहां पर क्या सॉल्ट बन जाएगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट। साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी? अमोनिया। ठीक है, सो कैल्शियम क्लोराइड वाटर अमोनिया, सोडियम सल्फेट वाटर अमोनिया। बैलेंस इसको खुद कर लें। बेटा ये एनसीईआरटी में है, बिल्कुल है, और ये डिलीट नहीं हुआ, ये आपको करना है। नेक्स्ट है, अमोनिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लार्ज स्केल पर अमोनिया कौन से प्रोसेस से बनती है? हेबर्स प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन हेबर्स प्रोसेस, या फिर सवाल पूछा जाए कि राइट द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लिखनी है तो आप कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? हेबर्स प्रोसेस। सो रिएक्शन क्या है आपका? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, आपको क्या मिल जाता है? अमोनिया। अब जो यहां पर ध्यान देने वाली चीजें हैं, पहला, ये रिएक्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? रिएक्टेंट में।
और ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन आपका कैसा था, एक्सोथर्मिक। सो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, दूसरा कि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। अब यार मेरे को रिवर्सिबल तो नहीं चाहिए, मैं तो अमोनिया बना रही हूं। अगर मैं अमोनिया बना रही हूं तो मेरा रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, फॉरवर्ड में, क्योंकि हमें अमोनिया चाहिए, हमें वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं चाहिए। तो यहां पर अब तुम लोगों को ऐसा लगेगा 11वीं का टॉपिक आ रहा, दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, है ना। सो यहां पर हम लगाते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं चाहती हूं कि मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो अब ध्यान से सुने क्या होता है। अब होता क्या है कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पर गैसियस मोल्स कम होते हैं। दोबारा सुने, जब हम हाई प्रेशर लगाते हैं, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पर गैस के मोल्स कम होते हैं। अब देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर तुम देखोगे रिएक्टेंट में, एक नाइट्रोजन का गैसियस मोल, 3 हाइड्रोजन के, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे गैसियस मोल्स कितने हैं, 4, और राइट हैंड साइड पर गैसियस मोल्स कितने हैं, 2। और मैं तो चाहती हूं ना कि मेरा इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, यानी कि प्रेशर मुझे क्या लगाना चाहिए, यहां पर हाई प्रेशर लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, हाई प्रेशर। तो कितना प्रेशर लगाते हैं हम, नियर अबाउट 200 ATM। 200 ATM सोच रहे हो, एटमॉस्फेरिक जो आप पर लगता है वो कितना लग रहा होता है, 1 ATM। आप इस रिएक्शन में कितना प्रेशर लगा रहे हो, 200 ATM का। क्यों लगा रहे हैं, ताकि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा सके, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी उस डायरेक्शन में जा सके जहां पर गैसियस मोल्स कम है। और वो गैसियस मोल्स कम कहां पर है, आपके राइट हैंड साइड पर। सो पहली कंडीशन हुई आपका हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से हमें किस तरफ रिएक्शन मिलेगा, फॉरवर्ड। दूसरा ध्यान दे, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो जब आप, अब देखो यार, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी कहां पर रिलीज होती है, प्रोडक्ट साइड पर। तो आप यहां पर टेम्परेचर कैसा रखोगे, लो। अगर आप हाई टेम्परेचर रखोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड में। पर जब आप लो टेम्परेचर रखोगे तो आपका रिएक्शन कहां पर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड में। सो हाई प्रेशर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो। कितना टेम्परेचर लगाते हैं हम, 700 केल्विन, जो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक ठाक होता है। बहुत बढ़िया सुमित, आपने बिल्कुल सही कंडीशन लिखी है। और यहीं पर लिख लें, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि क्या कंडीशंस लगाएं कि अमोनिया की यील्ड समझ आता है, अमाउंट मैक्सिमाइज हो जाए, यानी कि आपका रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो पहला कंडीशन हो गया, क्या लगाना चाहिए, हाई प्रेशर। दूसरा, लो टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर हाई करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, क्योंकि एनर्जी कहां पर रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट में, तो वो वहां शिफ्ट होगा जहां एनर्जी कम है। तो आपको क्या लगाना है, लो टेम्परेचर, ताकि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं हम, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में हम क्या यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड with small amount of K2O and Al2O3। सो कैटलिस्ट का काम ही ये होता है कि वो क्या करता है आपका, यहाँ पे ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, ताकि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेन हो जाए। यहाँ पर एक चीज और लिख लें, पहले के टाइम पर, पहले कौन सा कैटलिस्ट यूज होता था, आयरन एक कैटलिस्ट की तरह यूज होता था, और मॉलिबेडनम किस तरह यूज होता था, एज अ प्रमोटर। सो प्रमोटर का काम क्या होता है, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो ये कैटलिस्ट पहले यूज होता था, आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड मॉलिबेडनम एज अ प्रमोटर। प्रमोटर का काम क्या होता था, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाना। पर अब नाउ अ डेज जब हम लैब के अंदर अमोनिया प्रिपेयर कर रहे होते हैं थ्रू हेबर्स प्रोसेस, ये नाम है प्रोसेस का, तो हम किस कैटलिस्ट को यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड।
iron oxide with a small amount of K2O, potassium oxide and aluminium oxide. यहां तक नोट करें. चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर. सो फिजिकल प्रॉपर्टी अगेन, अमोनिया भी कलरलेस गैस होती है, पर इसकी स्मेल कैसी होती है? पंजेंट. पंजेंट का मतलब है जो अच्छी स्मेल नहीं होती है. ये जो स्मेल होती है सर पे चढ़ने लगती है, मतलब ऐसे क्लाइंब नहीं कर रही होती है. सर पे चढ़ने का मतलब है कि अगर आप ज्यादा देर अमोनिया को इनहेल कर लोगे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है. ठीक है. So colorless gas with pungent odor, freezing point 198.4 Kelvin, boiling point 239.7 Kelvin. ये हमें याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है. बस ये ध्यान रखना है कि अमोनिया के केस में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अमोनिया के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फोन से होता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कौन से एलिमेंट्स चाहिए होते हैं? FON. ठीक है. सो अमोनिया के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और इसीलिए बताया था अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले कल की क्लास में, कल नहीं जो भी लास्ट क्लास थी उसमें हाइड्राइड्स में आप लोगों को बताया था. इसके अलावा अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बहुत ज्यादा लो नहीं है. जैसे नाइट्रोजन का तो बहुत ही लो था. अगर नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं डिग्री सेल्सियस में वो -196 डिग्री सेल्सियस था. बट यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है. क्यों हाई है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक बोल रहा है मैम इतने सारे रिएक्शन याद कैसे करेंगे? इनको कॉपी में लिखें एक बार, फिर हाथ रखें, फिर याद करें, फिर दोबारा कॉपी में खुद से लिखें. ठीक है. अपने आप का टेस्ट लो बेटा कि आपको कितने रिएक्शन याद हुए. और बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, जो जो रिएक्शंस आते जाते हैं वो एक पेज पर लिखना शुरू करते जाते हैं. उससे क्या होगा बेटा, आपके जितने भी रिएक्शंस है वो सारे एक साथ हो जाएंगे और लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करना आसान हो जाएगा. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जितने रिएक्शंस आते जा रहे हैं आप साथ साथ इनको एक पेज पर लिखते जाओ और एक दो बार और इनको याद करते जाओ. ये तो बेटा याद करने ही पड़ेंगे, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकती, आपको याद करना पड़ेगा. चलिए इसके अलावा अमोनिया को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, अमोनिया को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो अमोनिया का भी नेचर देखेंगे बेसिक होता है. बेसिक. तो अमोनिया जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? अमोनियम आयन. अमोनियम आयन. और क्या प्रोड्यूस होता है आपका? हाइड्रोक्साइड आयन, OH-. तो ये रिएक्शन आपको क्या शो करता है कि अमोनिया को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है. बेसिक. नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार. इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड ड्यू टू हाई TC. अब ये हाई TC क्या होता है? सो TC आपका क्या होता है बेटा? क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते चाहे आप कितना भी प्रेशर लगाते रहो. So no matter how high pressure is applied, above critical temperature you cannot liquefy a gas. इस पर और इससे बिलो पर आप कर सकते हो. तो हम क्या बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट याद रखना है यार, ये स्टार बनाकर लिख लो. जो एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं अभी वो एनसीईआरटी में ही लिख लें. हायर दी TC, TC का मतलब हायर दी क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इज दी intermolecular forces of attraction. More is the intermolecular forces of attraction.
और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना पास आना चाहेंगे, उतना पास आएंगे तो गैस आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. So higher the critical temperature, more is the intermolecular forces of attraction and easily the gas is liquefied. उतनी ही आसानी से गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है. इस चीज को बेटा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सवाल आए कि नाइट्रोजन गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड बिकॉज, तो ऑप्शन दे सकता है लो टीसी, हाई टीसी, कोई और टेम्परेचर बोल सकता है. तो याद रखना है क्यों होता है, बिकॉज इट हैज हाई क्रिटिकल टेम्परेचर. धीरज मिश्रा बोल रहा है टीसी इज टिकट चेकर. बेटा इन सब चीजों से ऊपर उठें, आपकी सोच वहीं तक जा पाती है. ट्रेन में सफर कर रहे हो क्या यार, कुछ भी दिमाग में आ जाता है तुम लोगों के. यहां तक नोट करें फटाफट से, अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज तक. अब आते हैं अमोनिया के स्ट्रक्चर पर. तो ये तो आपको दे ही रखा है, पर अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की सेंट्रल एटम की, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. यानी अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. इसके अलावा अमोनिया के अंदर क्या होता है, 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर. ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर. अब होता क्या यार, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसकी ज्योमेट्री तो क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल. ज्योमेट्री तो क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल. पर ये लोन पेयर बड़ी खराब चीज है. ये क्या करता है लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग नहीं बना रहा, बॉन्ड नहीं बना रहा. तो ये क्या करता है कि भाई मैं तो खाली बैठा हूं, मैं तो तुमको रिपेल करना शुरू करूंगा. तो यहां पर क्या होता है, ड्यू टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्शन. एक तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन होगा, और कौन सा रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है, ऑर्डर भी लिख देता है रिपल्शन का. सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका होता है, लोन पेयर लोन पेयर. उसके बाद किसका होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर. और सबसे कम रिपल्शन किसका होता है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. ये किसका ऑर्डर लिखा है हमने, रिपल्शन का. तो यहां पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल तो है, बट जो शेप होती है मॉलिक्यूल की, जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल नहीं होती. तो मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो किस में चेंज हो जाती है, द शेप चेंजेस टू पिरामिडल. किस में चेंज हो जाती है, पिरामिडल. क्यों चेंज हो जाती है, बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन. यस, वेरी नाइस निशांत चौबे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. सो शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या पिरामिडल भी बोल सकते हैं. सो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, 3 हाइड्रोजन, और आपका क्या प्रेजेंट होता है, एक लोन पेयर. ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता. यहां तक नोट करें बेटा. वी शेप ये नहीं होती, वी शेप दूसरी होती है, वो पानी में होती है. चलें नेक्स्ट चल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. तो अमोनिया कैसा बिहेव कर सकता है, इट कैन बिहेव एज अ लुईस बेस. अब आता है लुईस बेस क्या होता है. तो लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है. तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. अब इलेक्ट्रॉन पेयर वही डोनेट कर सकता है जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट है, या जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है वो भी डोनेट कर सकता है. बट क्योंकि अमोनिया के केस में जो नाइट्रोजन है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, एक लोन पेयर. ये लोन पेयर की स्पेलिंग ध्यान रखनी है,
lone pair. So because of the presence of lone pair on nitrogen atom, ये इस lone pair को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और डोनेट कर देगा तो किस तरह बिहेव करता है, लुईस बेस। अब बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, NH3 प्लस HCl, क्या बनता है यहां पर, NH4Cl, NH4Cl। और इसकी कैसी फ्यूम्स होती है अमोनियम क्लोराइड की, इट हैज डेंस वाइट फ्यूम्स, डेंस वाइट फ्यूम्स। साथ साथ रिएक्शन लिखते चलें तो याद होता जाएगा। नेक्स्ट है ये अमोनिया बेस, ये एसिड अमोनिया बेस H2SO4 एसिड। अब H2SO4 और अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है आपका, NH4 होल ट्वाइस SO4। इसको क्या बुलाते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। एक पूछ रहा है भाई बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के अराउंड क्यों होता है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो अंदर की तरफ क्या कर जाते हैं, खिसक जाते हैं। ठीक है, जब तुमको घर में मार वार पड़ती है तुम इधर उधर छुप जाते हो, भाग जाते हो, सेम है यहां पर क्या हो रहा है, ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपल्शन दे रहा होता है। अब अगर रिपल्शन दे रहा है तो ये लोन जो बॉन्ड पेयर है वो क्या कोशिश करेंगे कि हम इससे जितना दूर रहे हम उतना सुखी रहेंगे, तो ये क्या करते हैं, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। सो बेस प्लस एसिड आपको अमोनियम क्लोराइड मिला, अमोनिया प्लस HCl। अमोनिया प्लस H2SO4 आपको क्या मिलता है, अमोनियम सल्फेट। तो अगर क्वेश्चन आए कि राइट द रिएक्शन विच शोज द लुईस बेस कैरेक्टर ऑफ अमोनिया, तो आप इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। एक बोल रहा है फ्यूम्स क्या होता है, तो बेटा ऐसा करना, घर में कागज लेना, उसको जला देना, ठीक है, और अपना कमरा बंद करके रखना, उसके बाद आ जाएगा तुमको मजा, तो तुम्हें समझ आ जाएगा फ्यूम्स क्या होती हैं। अब अमोनिया जो होता है बेटा वो कैसा बेस होता है, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा बेस होता है, इट्स अ वीक बेस। कैसा बेस होता है, वीक बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, KOH स्ट्रॉन्ग बेस। अमोनिया कैसा होता है, वीक बेस होता है। तो ये कहां पर यूज होता है, टू प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, दूसरे हाइड्रोक्साइड्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज होता है। अब दो चीजें सुनिए आपने, बेस और एल्कली, ठीक है। बेसिस आर दोस which give or which have hydroxyl ion, OH minus ion, और alkalis क्या बोलते हैं, bases which are soluble in water are called as alkalis। तो जरूरी नहीं है हर बेस पानी के अंदर soluble हो। तो जब हम आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां पर बेटा कौन सी रिएक्शन लगेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन लग रही है, DDR। DDR का मतलब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे तो देखिए आयरन जब अमोनिया की जगह आएगा तो आयरन और OH में कंपाउंड बनेगा। यहां पर जो कंपाउंड बनता है वो ध्यान रखना है, क्या बनता है आपका Fe2O3.XH2O सॉलिड, प्लस क्या बन जाएगा आपका NH4Cl। मैं बैलेंस नहीं कर रही हूं, बैलेंस खुद कर लेना। सो FeCl3 जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलता है, Fe2O3.XH2O, साथ में क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड तो ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो PPT है ये कौन से कलर का होता है बेटा, इट्स अ ब्राउन PPT, ठीक है, ब्राउन PPT। ये और किसका फॉर्मूला होता है, रस्ट का भी फॉर्मूला होता है, रस्ट जंग जिसे हम बोलते हैं, रस्ट का फॉर्मूला भी क्या होता है, Fe2O3.XH2O। वीक बेस पूछा है
वीक बेस वो होता है जो पूरी तरह डिसोसिएट होकर OH माइनस नहीं देता। वीक बेसिस आर दोज विच पार्शियली डिसोसिएट, जो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होते, जो कम डिसोसिएट होते हैं। बैलेंस खुद कर लीजिएगा। जिंक सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर से DDR लगाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर जो PPT बनेगा वो किसका बनेगा? ZnOH होल ट्वाइस, साथ में क्या बनेगा? NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, ZnOH होल ट्वाइस, मैं डाउनवर्ड एरो लगा रही हूं। डाउनवर्ड एरो क्या होता है? प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट के लिए हम डाउनवर्ड एरो लगाते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्यूबल सॉलिड, इनसॉल्यूबल सॉलिड। सो जिंक हाइड्रोक्साइड का जो PPT होता है ये कौन से रंग का होता है? ये वाइट कलर का होता है। कौन से रंग का होता है? वाइट कलर का। तो याद रखना है Fe2O3.XH2 जो रस्ट का भी फॉर्मूला होता है वो कौन से कलर का है? ब्राउन PPT, ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और आपका जिंक हाइड्रोक्साइड का कौन से कलर का होता है? सफेद, जिसको और क्या बोलते हैं? प्रायवाची श्वेत, वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, द लोन पेयर प्रेजेंट हेल्प्स इन फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? एक और सवाल आ गया। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जब आपकी यूनिडायरेक्शनल शेयरिंग होती है, जब एक साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है पर दूसरा एटम शेयर नहीं करता। कोवलेंट में क्या होता है? दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो वहां पर जो शेयरिंग होती है वो कौन सी होती है? म्यूचुअल शेयरिंग। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका एक और नाम है डेटिव बॉन्ड, उसमें कैसी शेयरिंग होती है? वन साइडेड शेयरिंग। वन साइडेड, एक शेयर कर रहा होता, दूसरा शेयर नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो अमोनिया पे जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है यही सारी चीजें करा रहा है। ठीक है, यही कल्प्रिट है। सो यहां पर क्या होता है? जब हम कॉपर आयन के साथ, कॉपर 2+ को क्या बुलाते हैं बेटा? क्यूप्रिक। कॉपर +1 होता है क्यूपरस, कॉपर 2+ कौन सा होता है? क्यूप्रिक। तो जब आप कॉपर 2+ का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, ये स्टार बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है इस पर। तो यहां पर बनता है Cu, ये Cu वाला नहीं है, CuNH3 होल 4 2+, CuNH3 होल 4 2+। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्लू कलर से लिख रहे हैं, ये कौन सी कलरेशन होती है? ब्लू कलरेशन। ठीक है, ये वैसे हम डिटेल में कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिटेल में पढ़ना है, नाम कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो कॉपर का जब हम किससे रिएक्शन कराते हैं? अमोनिया के सोल्यूशन से, तो हमें क्या मिलता है? CuNH3 होल 4 2+, जो कौन से कलर का होता है? ब्लू कलरेशन। यहां तक फटाफट से नोट करें। बेटा क्लास का टाइम क्या होता है? एक किशन पांडे ने तो बहुत सारे ब्लू दिल और ब्लू डॉट्स बना दिए, राजकुमार वर्मा ने भी। ठीक है, बहुत अच्छा कि तुम कलर डिटेक्ट कर रहे हो बैठ के। एक बोल रहा है हाँ जी, डीप ब्लू कलरेशन। ये अगर तुम स्कूल जा रहे होते तो बहुत स्कूल के अंदर ये एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है, जिसमें ये टेट्रामीन कॉपर बोलते हैं, टेट्रामीन कॉपर 2 आयन कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसके बेटा ब्लू नीडल की तरह क्रिस्टल्स होते हैं। सो क्रिस्टलाइजेशन में इसका क्रिस्टल बहुत फ्रीक्वेंटली बनवाया जाता है। ये रिएक्शन बेटा शो कर रही है कि अमोनिया कॉपर के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में एक साइड से क्या कर रहा है? लोन पेयर डोनेट कर रहा है। कॉपर तो कर ही नहीं पा रहा ना यार, 3d10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 3d10, तो उसका 3d10 तो पूरी तरह भरा पड़ा है ना। तो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में
ये जो अमोनिया है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करता है। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिल्वर आयन और जब क्लोराइड आयन रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, AgCl, जो क्या होता है, सॉलिड। कौन से कलर का पीपीटी होता है, वाइट। पीपीटी का मतलब बेटा प्रेसिपिटेट, और ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल इन पानी। पानी के अंदर ये प्रेसिपिटेट कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है। पर सवाल ये आता है कि सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट किस में डिसॉल्व हो सकता है। तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट किस में डिसॉल्व हो जाता है बेटा, अमोनिया के सॉल्यूशन में। और देखिए यहां पर सॉलिड है, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है, क्या बनता है, Ag NH3 होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स पे प्लस और Cl माइनस, और ये कैसा होता है, एक्वस। ठीक है, तो ये जो है ये चीज आपकी क्या है, वाटर सॉल्यूबल। कैसी है, वाटर सॉल्यूबल। तो अगर सवाल आए कि सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट किस में डिसॉल्व हो सकता है, तो याद रखना है कि सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी किस में डिसॉल्व हो सकता है, अमोनिया में डिसॉल्व हो सकता है, अमोनिया सॉल्यूशन में। अब आ जाते हैं यूजेस पर। यूजेस आसान से ही हैं इसके। एक तो ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, तो पहले हमने क्या करा, नाइट्रोजन से शुरू करा। नाइट्रोजन से क्या बनाया, हेबर प्रोसेस से अमोनिया। नाउ दिस अमोनिया कैन बी फर्दर यूज्ड टू मेक अदर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, जैसे कि NH4NO3, इसको क्या बुलाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। और क्या बना सकते हैं, NH4 होल थ्राइस PO4, इसको क्या बुलाते हैं, अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज हो रहा है, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज होता है, जैसे कि HNO3 जो हम करेंगे आगे, यानी क्या बनाने के लिए यूज होता है, नाइट्रिक एसिड। तो अमोनिया से हम नाइट्रिक एसिड भी बनाएंगे। इसके अलावा लिक्विड अमोनिया कैसा यूज होता है, एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज होता है। यहां तक यूजेस अपनी बुक में हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट चल रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये वाला टॉपिक बेटा CBSE से डिलीट हो चुका है, बट ये CBSE से डिलीट हुआ है, जरूरी नहीं है कि हर स्टेट बोर्ड से डिलीट हुआ हो। तो हम ये टॉपिक कर रहे हैं, बट जो CBSE वाले हैं दे कैन लीव दैट टॉपिक अगर आप सिर्फ बोर्ड्स पर फोकस कर रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपका CBSE बोर्ड से डिलीट हुआ है, तो जहां जहां डिलीट होगा मैं वहां बता दूंगी आपको। चलिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में जो हमें मेन याद रखना है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। पहला N2O, दूसरा NO, ठीक है, तीसरा आपका N2O3। पहले यहां तक करते हैं, या नहीं सारे लिख ही लेते हैं। नेक्स्ट पे ये आपके पास टेबल बनी हुई है। फोर्थ N2O3 के बाद होता है NO2, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के सीक्वेंस में लिख रही हूं। फिफ्थ है आपके पास N2O4 और सिक्स्थ है आपके पास N2O5। ठीक है, चलिए। पहले वाली गैस की बात करें N2O। अब देखो याद करने का तरीका पहला, जो शुरू की दो गैस है यानी N2O और NO, ये कैसी होती हैं, न्यूट्रल। ये कैसी होती हैं, न्यूट्रल। ठीक है, N2O3 के बाद से N2O3 से लेकर जितनी भी बाद की हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक,
और ये भी कैसा है, एसिडिक। ठीक है, पहली चीज ये याद रखनी है। तो अगर इस सीक्वेंस में याद रखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुमको याद हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो शुरू की दो हैं वो कैसी हैं, आपकी न्यूट्रल, उसके बाद की सारी कौन सी हैं, एसिडिक। आपको बताया था जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको लेट करें x, 2 नाइट्रोजन है 2, एक ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज इज इक्वल टू 0। तो टोटल सम ऑफ वैलेंस इज इक्वल टू 0। अगर न्यूट्रल है तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2, यानी x कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, मैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के नाम लिख रही हूं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। तो इसको और क्या बुलाते हैं बेटा, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। क्या बुलाते हैं, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है ये कैसी गैस होती है, एक तो न्यूट्रल, और कैसी गैस है, कलरलेस गैस। कैसी गैस है, कलरलेस गैस। N2O का कॉमन नेम, अगर आपसे कोई पूछे N2O का कॉमन नेम, तो ये क्या कहलाई जाती है, लाफिंग गैस। और एक और कॉमन नेम है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड। सो पहली वाली N2O लाफिंग गैस, न्यूट्रल होती है, कलरलेस गैस होती है। इसके अलावा लाफिंग गैस के अलावा और क्या बुलाते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड। अब NO में कैलकुलेट करते हैं। तो NO में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, +2। ठीक है, न्यूट्रल के साथ ये गैस भी कैसी होती है बेटा, कलरलेस होती है। दिस इज ऑल्सो अ कलरलेस गैस। और क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो इसको क्या बुलाते हैं, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। ठीक है, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको रोमन न्यूमरल में लिखते हैं, रोमन न्यूमरल में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, N2O3। N2O3 में निकालेंगे तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा, +3। याद रखना है ये कौन से कलर का सॉलिड होता है, दिस इज अ, ज्यादा डार्क कलर हो गया, दिस इज अ ब्लू सॉलिड। कैसा होता है, ब्लू सॉलिड। इसके अलावा ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, सो एसिडिक है, ब्लू सॉलिड है। अब इसके नाम के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया तो इसको क्या बुलाते हैं, नाइट्रोजन 3rd ऑक्साइड। ठीक है, या फिर एक और नाम बोल सकते हैं, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाई फॉर 2 नाइट्रोजन, ट्राई फॉर 3 ऑक्सीजन। ठीक है, चलें नेक्स्ट चल रहे हैं NO2 पर। सो NO2 में निकालेंगे तो x -2 × 2 4 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा, +4। ये कौन से कलर की गैस होती है, ब्राउन गैस। कौन से कलर की होती है, ब्राउन गैस। और NO2 को क्या बुला सकते हैं हम, नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड। क्या बुला सकते हैं, नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड, या फिर क्या बुला सकते हैं, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। डाई मतलब 2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट है N2O4। N2O4 में निकालें 2x - 8 इज इक्वल टू 0, तो 2x आया 8, तो x कितना आ जाएगा, +4। अरे भाई यहां पे भी देखो तो +4 आ रहा है। इसका नाम भी क्या लिख सकती हूं मैं, नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड। ठीक है, या फिर इसको और क्या बुला सकते हैं हम, या फिर इसको क्या बुलाते हैं, डाई
नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ये भी एसिडिक होती है, पर ये कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? या तो कलरलेस लिक्विड होता है या कैसा होता है? कलरलेस सॉलिड, या तो कलरलेस लिक्विड या कलरलेस सॉलिड की फॉर्म में होती है। लास्ट है N2O5, 2x - 10 = 0, तो x कितना आएगा? +5। इसको क्या बुलाते हैं? नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड। क्या बुलाते हैं? नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड। और ये कैसा होता है बेटा? कलरलेस सॉलिड। कैसा होता है? कलरलेस सॉलिड। ठीक है, इसको एक और नाम से बोल सकते हैं डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, सो मेन अगर मैं बात करूं, एक आपको सबका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट आना चाहिए, दूसरा आपको सबका नेचर पता होना चाहिए। तो नेचर याद करने के लिए क्या करा? शुरू के 2 न्यूट्रल, बाकी सारे कैसे थे? एसिडिक। ठीक है, हाँ जी, पलक कुमारी आएंगे डाइमराइजेशन पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी है। पहला, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का आपको क्या याद होना चाहिए बेटा? प्रिपरेशन। ठीक है, जिन जिन पर मैं मार्क कर रही हूं आपको उन का प्रिपरेशन याद करना है। तो जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें लाफिंग गैस मिलती है और पानी मिलता है। ठीक है, दूसरा हमें डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड नहीं, और किसका याद रखना है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जिनके पास अपडेटेड एनसीईआरटी है उसमें तो ठीक है, बट जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो ये ठीक कर लें। यहां पर जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस क्या रिलीज होता है? O2 प्लस O2। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, N2O4 कैसे बनता है? जब NO2 क्या करता है? डाइमराइज करता है। डाइमराइज करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि NO2 कैसा मॉलिक्यूल होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन। इस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑड नंबर के होते हैं। मैं अभी आऊंगी इस चीज पर, सवाल करेंगे हम इन टेक्स्ट वाले। सो आपका NO2 डाइमराइज यानी 2 यूनिट जोड़ी, तो NO2 से क्या मिल जाता है आपको? N2O4 जब आप कूल करते हो, और N2O4 को जब हीट करोगे तो वापस क्या मिल जाएगा आपको? NO2। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का प्रिपरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये स्ट्रक्चर है, बट स्ट्रक्चर से जहां से सवाल आएगा वो हम अभी कवर कर रहे हैं। तो आप एक बार स्ट्रक्चर्स देख लीजिएगा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम सवाल अभी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ही आ गया, व्हाई डज NO2 डाइमराइज? तो NO2 क्या होता है? अब NO2 में यार निकालते हैं जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो नाइट्रोजन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और ऑक्सीजन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 पर 6 है तो 2 पर कितना हो जाएगा? 2 6 12, 5 + 2 यानी कितना हो गया आपके पास? 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कैसे होते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड O, और यहां पर नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होता है? एक ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब होता क्या है? जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल यानी जो NO2 है, ये क्या कर जाता है? जब हम इसको कूल करते हैं तो ये क्या कर जाता है? डाइमराइज कर जाता है टू कन्वर्ट इनटू N2O4। तो ये कैसा था? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जबकि N2O4 कैसा हो जाएगा? इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जो क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, सो आपका NO2 डाइमराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2O4।
ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी के लिए किस में कन्वर्ट हो जाता है? अपने डाइमर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does NH3 अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस? तो अमोनिया लुईस बेस की तरह क्यों एक्ट करती है? क्योंकि because of the presence of lone pair of electron on nitrogen atom, which it can donate, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट है? बहुत बढ़िया आरिफ शेख, लुईस बेस है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पर जो नॉन बॉन्डेड था, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो किसी और के साथ कर सकता, खाली तो बैठा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सब आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? तो कुछ ने ये सवाल मुझसे पूछा भी था, कुछ को इस चीज में कंफ्यूजन भी आ रही है, तो बेटा ध्यान से समझो यार। N2O5 में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो 2x - 10 = 0, x = +5, तो वो इसका क्या है? ये x क्या है बेटा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। बट अगर मैं N2O5 के स्ट्रक्चर की बात करूं, चलिए फटाफट से बताएं, स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रखे हैं? कितने कोवेलेंट? हमसे तो यार कोवेलेंसी पूछ रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा ना पूछा है। तो कोवेलेंसी, पलक कुमारी, वेरी नाइस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, बट कोवेलेंसी 1 2 3 4 कितनी होगी? 4 होगी। नाइट्रोजन कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। एनॉमलस बिहेवियर में बताया था। क्यों दिखाता है? क्योंकि इसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होता। तो इस सवाल पर मार्क करें कि ये बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, और आधों को इसमें क्या रहता है? कंफ्यूजन रहता है। चलिए नेक्स्ट है, ये आपको बताया था, फटाफट से जवाब दे दो। अमोनिया की यील्ड का मतलब होता है अमोनिया का अमाउंट। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए थी? तो पहला कंडीशन हमको क्या चाहिए था यार? हाई प्रेशर। क्यों चाहिए था? ताकि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो ली चार्टेलर के अकॉर्डिंग जहां पर गैसियस मोल्स कम थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत लोगों ने आंसर दिया इसका, वेरी नाइस। बेटा एक नाइट्रोजन का देखो ना यार, एक नाइट्रोजन ने 4 बनाए हैं, दूसरे नाइट्रोजन ने 4 बनाए हैं। आपको एक नाइट्रोजन का चेक करना है, दोनों का थोड़ा ना चेक करोगे यार। तो हाई प्रेशर कितना चाहिए था? नियर अबाउट 200 atm। इसके अलावा क्या चाहिए था? लो टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, नियर अबाउट 700 केल्विन। और क्या चाहिए था? आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट विद K2O एंड Al2O3, जो किस मात्रा में थे? कम मात्रा में थे। स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए आपको K2O एंड Al2O3, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो देखो यार, डाइनाइट्रोजन आ रहा है, अच्छे से उसको पढ़ना है। अमोनिया आ रहा है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं, आखिरी टॉपिक आज का कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड। 10 मिनट में हो जाएगा, तो थोड़ा सा शांत रहें, पढ़ें, ताकि हम कल की क्लास में यार फास्फोरस से रिलेटेड कंपाउंड्स शुरू करें और ग्रुप 15 को कल खत्म करें, ठीक है। सो नाइट्रोजन अलग अलग तरह के एसिड्स बना सकता है, अलग अलग तरह के एसिड्स बना सकता है। कौन कौन से बना सकता है?
हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2। नाइट्रस एसिड जो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ठीक है, आपका ये इन सीटू जनरेट होता है। इन सीटू यानी रिएक्शन के टाइम पर बनता है NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। बट आप इसको लैब में स्टोर करके नहीं रख सकते डब्बे में, ये स्टेबल नहीं होता। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है आपका, नाइट्रिक एसिड, और हमें वही पढ़ना है, ठीक है। सो लैब प्रिपरेशन, ये बेटा दूसरा नेम्ड रिएक्शन कर रहे हो आप, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, ठीक है। एक आपने करा हेबर्स प्रोसेस, जितने भी नाम वाले रिएक्शन है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सो पहला है लैब में प्रिपरेशन, मतलब कम अमाउंट में, स्मॉल स्केल। तो NaNO3 प्लस एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलता है, Na2SO4, और क्या मिलता है आपको, HNO3। बैलेंस यार खुद कर लेना, मैं नहीं कर रही हूं, ठीक है। सो ये नेम्ड रिएक्शन आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। चलिए, अब जो आपका ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस है, जिससे हम क्या बनाते हैं इंडस्ट्रियली, नाइट्रिक एसिड, बेटा ये 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप। तो हम सब में एक एक नेम्ड रिएक्शन कर रहे हैं। अमोनिया में करा हमने हेबर्स प्रोसेस, यहां पर हम क्या करते हैं, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 में हमने पढ़ा था ना, अमोनिया यूज होती है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। अब देखो कहां से कैसे यूज होती है, सब रिलेटेड है। तो अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और रोडियम गॉज कैटलिस्ट, 500 केल्विन 9 बार के प्रेशर पर, तो आपको मिलता है 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। हमारे काम का ये है NO, यानी कि क्या मिला आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, ठीक है। फिर क्या होता है, तो पहले स्टेप में हमने क्या करा, अमोनिया प्लस O2 से हमें क्या मिला, NO प्लस H2O, ठीक है। रिएक्शन 4NH3 प्लस 5O2 गिविंग यू 4NO प्लस 6H2O। फिर क्या होता है, जो NO है वो O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, फिर NO2 गैस, ठीक है। NO2 का नाम क्या था यार, NO2 क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। NO2 बनती है। फिर क्या होता है, इस NO2 को हम किस में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता है, एक तो HNO3 और साथ में थोड़ा सा मात्रा में कौन मिलता है आपको, NO थोड़ा सा NO मिलता है। बैलेंस कर लेते हैं, 3 2 6, तो यहां पर हो जाएगा 2 3 6, और एक ऑक्सीजन या एक ऑक्सीजन या 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 और 3 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, ठीक है। सो ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 और ये कौन सा हुआ, स्टेप 3। ये तीनों स्टेप भाई कम से कम 3 बार लिखकर याद करना तो ही होगा, ठीक है। 3 बार लिखकर याद करना है। तो पहले अमोनिया और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया, क्या मिला, NO प्लस वाटर। फिर NO को और आपने किससे रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन से, तो आपको क्या मिला, NO2। फिर NO2 को क्या करा यार, पानी में डिसॉल्व करा। जब पानी में डिसॉल्व करा तो क्या मिल गया आपको, आपका प्यारा नाइट्रिक एसिड, और थोड़ा सा क्या मिलता है, NO। क्या मिलता है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। सो एक्वस HNO3 जो आपको यहां पर मिल रहा है, आप इसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अप टू 68% बाय मास। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है पानी रिमूव करते जाएं। इसके अलावा फर्दर कॉन्सेंट्रेशन किससे कर सकते हैं, अप टू 98% भी कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिहाइड्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बेटा कैसा एजेंट होता है, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, पानी को रिमूव करना, ठीक है। तो 68% बाय मास, यानी कि अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो 68 ग्राम HNO3 होगा,
और बचा कितना माइनस कर लेना, उतना पानी होगा। आप इस कॉन्सेंट्रेशन को और इंक्रीज कर सकते हो बाय ट्रीटिंग दिस नाइट्रिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता जाएगा, पानी को रिमूव करता जाएगा और HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। सो ये याद रखना है, नेम्ड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। प्योर नाइट्रिक एसिड, अगर प्योर नाइट्रिक एसिड लैब के बॉटल में होता है, ग्लास बॉटल में रखते हैं, तो वो कौन सा होता है, कलरलेस लिक्विड। पर क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके अंदर हल्का कलर आने लगता है, वो कौन सा आने लगता है, येलो। वो इम्प्योर एसिड होता है क्योंकि उसके अंदर किसकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, जो कौन से कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। सो येलो ब्राउनिश क्या आने लगता है, कलर आने लगता है। तो प्योर नाइट्रिक एसिड कैसा होता है, कलरलेस। समझ जाना, अगर नाइट्रिक एसिड के अंदर आपको स्लाइटली येलो या ब्राउनिश कलर दिखने लग जाए तो आप समझ जाना उसके अंदर किसकी इंप्योरिटी प्रेजेंट है, NO2 की। चले, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यूज हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछता। कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव का मतलब क्या होता है, अगर ये हाथ पर गिर गया, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड वाला, भाई तबाही मचा देगा, तबाही। अब होता क्या है, आई क्लियरली रिमेंबर जब मैं मास्टर्स में थी तो मेरे हाथ पर नाइट्रिक एसिड गिर गया गलती से। दो हम ग्लव्स पहन के करते थे, बट कुछ पता तो होता नहीं है, तो पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में थी, तो मैं बिना ग्लव्स के एक्सपेरिमेंट कर रही थी और नाइट्रिक एसिड क्या हुआ, मेरे हाथ पर गिर गया। बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं गिरा, तो मैंने पानी से वॉश कर लिया। पर होता क्या है, जब नाइट्रिक एसिड स्किन पर गिर जाता है तो स्किन जो होती है बेटा, वो कौन से कलर की हो जाती है, येलो कलर की होती है। येलो कलर की इसीलिए होती है, जो आपका स्किन प्रोटीन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ज़ैंथोप्रोटीन में। कौन से में चेंज हो जाता है, ज़ैंथोप्रोटीन, जिसकी वजह से स्किन कौन से कलर की हो जाती है, येलो। कोई सवाल नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, जस्ट अ फैक्ट, ठीक है। तो कोरोसिव मतलब क्या करेगा, हाईली कोरोसिव का मतलब होता है अगर गिर गया तो बर्न्स वगैरह कॉज कर देता है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। डाइल्यूट में तो ठीक है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लैब कोट वगैरह पे गिर जाएगा तो बर्न्स, छेद वगैरह हो जाते हैं। हाथ पे गिर जाता है तो स्किन जल जाती है, और स्किन कौन से कलर की हो जाती है, येलो कलर की। ठीक है। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ठीक है। सो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर समझना है, एक हाइड्रोजन है जो किससे अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड कितना H+ लूज करता है, एक H+ लूज करता है। तो याद रखना है, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो कैसा एसिड होता है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि ये पूरी तरह किसमें डिसोसिएट हो जाता है, H+ आयंस या H3O+ आयंस एंड नाइट्रेट आयंस। ठीक है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है बेटा, मोनोबेसिक होता है। कैसा एसिड होता है, मोनोबेसिक एसिड, यानी कि ये कितने H+ देता है, इट गिव्स 1 H+ आयन पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 से आपको क्या मिलता है, एक H+ मिलता है। चलिए, सो यहां तक नोट करें, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 कैसा होता है, मोनोबेसिक एसिड होता है, यानी इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 1, यानी ये कितना H+ आयन देता है, एक H+ आयन H3O+ में ही बनता है। केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं और फिर यूजेस है, फिर खत्म है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला HNO3 कैसा शो करता है, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का मतलब कि जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता है, H3O+ आयन,
और क्या मिलता है, नाइट्रेट आयन। और ये पूरी तरह डिसोसिएट होता है, इसीलिए मैंने कौन सा आरो लगाया है, सिर्फ फॉरवर्ड का, ठीक है। इट ऑलमोस्ट शोज 100%, नियरली 100% डिसोसिएट हो जाता है। हाँ जी, नाइट्रिक एसिड है सिलेबस में। एक्शन ऑन मेटल्स, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको याद करने का ट्रिक समझ लें, बहुत आसान है, ठीक है। हमने क्या करा, जिंक लिया, कॉपर लिया, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाइल्यूट, फिर कॉन्सेंट्रेटेड, फिर डाइल्यूट। अब होता क्या है, नॉर्मली जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल और एसिड, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। पर क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पानी में, और खुद रिड्यूस हो जाता है इनटू डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब जरा प्रोडक्ट बनाने का तरीका देखें, तो सब में पहले सॉल्ट बना दो। जिंक और नाइट्रिक एसिड में सॉल्ट बनेगा ZnNO3। हाइड्रोजन गैस किस में ऑक्सीडाइज हो गई, पानी में। बाकी अभी बात करती हूं। जिंक और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी यहां तक प्रोडक्ट लिख लें, जिंक नाइट्रेट प्लस पानी, अभी चर्चा करेंगे। कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड भी लिख लें, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस, और कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 भी लिख ले, कॉपर नाइट्रेट बनेगा प्लस क्या बनेगा, पानी। अब आता है कि कौन कौन सी ऑक्साइड्स मिलती हैं, कौन कौन सी ऑक्साइड्स मिलती हैं। तो ध्यान रखें, कॉन्सेंट्रेटेड चाहे जिंक है चाहे कॉपर है, दोनों में सेम गैस निकलती है बेटा, कौन सी, NO2 और NO2, ठीक है। दोनों में कौन सी गैस निकलती है, NO2, ठीक है। ये बात समझ आई, NO2। अब आते हैं डाइल्यूट में, मामला बदल जाता है थोड़ा सा। तो याद रखें, कॉन्सेंट्रेटेड में दोनों ही केस में कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन गैस। पर जब आप जिंक को डाइल्यूट HNO3 से करते हो तब कौन सी गैस निकलती है बेटा, N2O, जो कौन सी थी आपकी, लाफिंग गैस। और जब आप कॉपर को HNO3 से कराते हो तो कौन सी गैस निकलती है, NO, कौन सी थी, नाइट्रिक ऑक्साइड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है कि कहां पर कौन सी गैस रिलीज होती है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सेम गैस, जिंक डाइल्यूट में कौन सी होती है, लाफिंग गैस, और दूसरे वाले में कौन सी होती है, NO। चलिए, इसके अलावा जो क्रोमियम और एल्यूमिनियम होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इनके ऊपर इनकी पैसिव का मतलब क्या होता है, जो चीज रिएक्ट नहीं करती। आपने अगर याद हो, दो ट्रांसपोर्ट पढ़े, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है, क्रोमियम और एल्यूमिनियम पर जो लेयर डिपॉजिट होती है ऑक्साइड की, वो कैसी होती है, पैसिव, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हम बोलते हैं क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड। तो अगर क्वेश्चन पूछे विच टू मेटल्स डू नॉट डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, तो याद रखना है कौन सा होगा, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। तो यही लिखा है, पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड होती है जो डिसॉल्व नहीं कर पाती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो यहां पर सवाल आ जाता है वो किस पर आता है, एक्वा रिजिया। तो एक्वा रिजिया को एक और नाम से बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, रॉयल वाटर। क्या बुलाते हैं, रॉयल वाटर। ये किसका मिक्सचर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड दोनों है, HNO3 और HCl। याद रखना, HNO3 में 3 आ रहा है तो वो 1 पार्ट में, उल्टा है, HNO3 में 3 आता है तो वो 1 पार्ट में, HCl में कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट। तो क्या रेशियो होता है, 1:3। तो अगर आप नाइट्रिक एसिड को पहले लिख रहे हो HNO3 तो 1:3, अगर HCl पहले लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, 3:1। तो एक्वा रिजिया हाईली कोरोसिव मिक्सचर होता है,
ये गोल्ड और प्लैटिनम को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। तो जो ये गली में पहले ब्लैक स्मिथ और ये गोल्ड स्मिथ आता है गली के अंदर, वो बोलते हैं कि भाई गोल्ड की ज्वेलरी क्लीन कर देंगे, तो वो जो गोल्ड की ज्वेलरी क्लीन हो रही होती है वो एक्चुअली में ना चूना लगा के जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, किसमें, गोल्ड की ज्वेलरी को डिसॉल्व करता है एक्वा रीजिया में। ज्वेलरी तो क्लीन हो जाएगी पर एक लेयर ऊपर की उड़ जाती है, इसलिए वो चमकना तो शुरू कर देता है। तो याद रखें, जब भी गोल्ड ज्वेलरी किसी ज्वेलर को क्लीन करने को दे तो पहले का वेट नापे और बाद का भी वेट नापे आफ्टर क्लीनिंग। अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसने एक्वा रीजिया यूज नहीं करा। चलिए फिर आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है तो नॉन मेटल्स को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। अब ध्यान से देखें, याद बहुत आसान है। I2 को ऑक्सीडाइज कर दें HiO3 में प्लस NO2 प्लस पानी, ठीक है, बैलेंस खुद कर लेना। कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है CO2 प्लस NO2 प्लस पानी। सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 प्लस NO2 प्लस पानी। और फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करता है H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। तो NO2 पानी तो कॉमन प्रोडक्ट है, बस याद रखें I2 ऑक्सीडाइज हुआ HiO3, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ CO2, सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ H2SO4, P4 ऑक्सीडाइज हुआ H3PO4। अब ये ऑक्सीडाइज क्या होता है, तो एक एग्जांपल देख ले। P4 में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0 और H3PO4 में निकालोगे तो आएगा फास्फोरस पर +5। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो प्रोसेस कैसा होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए लास्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज में कर रहे हैं वो है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ बहुत बार आता है इसमें। तो ब्राउन रिंग टेस्ट हम कौन से आयन के लिए करते हैं बेटा, नाइट्रेट आयन के लिए। कौन से आयन के लिए करते हैं, नाइट्रेट आयंस, NO3-। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी सोल्यूशन है जिसमें आप टेस्ट करना चाहते हो कि नाइट्रेट आयन है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो भी सोल्यूशन है नाइट्रेट आयन का उसमें क्या ऐड कराते हैं, वी ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्या ऐड करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन। उसके अंदर क्या डालते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लो, जिस भी सैंपल में आप चेक करना चाहते हो कि नाइट्रेट आयन है तो उस सोल्यूशन के अंदर क्या डालो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सोल्यूशन, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन डाला, डिसॉल्व करा, मिक्स कर लिया। फिर क्या करते हैं, यहां पर ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या ऐड करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फ्रॉम दी साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब की साइड से क्या डालते हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब हम डालते हैं तो यहां पर कौन से कलर की रिंग दिखती है हमको, VC ब्राउन रिंग। कौन सी रिंग दिखती है, ब्राउन रिंग, ठीक है। सो अगर हम डायग्राम से समझे तो हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा कौन सा आयन प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन, ठीक है। इसके अंदर आपने और किसका सोल्यूशन डाला, FeSO4 एक्वस का, ठीक है। और आपने साइड से, वॉल की साइड से, बिल्कुल साइड से, बिना डिस्टर्ब करे टेस्ट ट्यूब को आप क्या डालते जाते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो आपका अगर यहां तक सोल्यूशन है तो आप देखोगे बीच में आपको कौन से कलर की रिंग दिखती है, ब्राउन रिंग, ठीक है, ब्राउन रिंग, ठीक है। अब सवाल कहां से आता है कि ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है। सो ब्राउन रिंग का फॉर्मूला याद रखना है FeH2O5NO
पूरे ब्रैकेट पे 2 प्लस, ये 5 बार लिखना कम से कम, तो याद होगा तुमको। यानी कि क्या फॉर्मूला है ब्राउन रिंग का, FeH2O, पानी कितनी बार, 5 बार, NO, पूरे पे कौन सा चार्ज है बेटा, 2 प्लस, 5 बार लिखना जरूरी है तभी याद होगा। कोई बोले 3 बार में हो जाएगा, नहीं, तो भी 5 बार लिखो ताकि तुमको आगे तक ये याद रहे, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग टेस्ट, तो 4 ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखना है FeH2O5 NO2+। चलो इसी के साथ यूजेस पर आ जाते हैं फटाफट से। मैन्युफैक्चर ऑफ आपका नाइट्रिक एसिड क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है, अमोनियम नाइट्रेट एंड अदर फर्टिलाइजर। इसके अलावा ये यूज होता है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ TNT। TNT होता है बेटा ट्राइनाइट्रोटोलीन, तो टोलीन होता है बेंजीन पर CH3, ट्राइनाइट्रोटोलीन, ठीक है, ट्राइनाइट्रोटोलीन TNT। और पिक्रिक एसिड वैसे आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे, पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। सो TNT क्या है, ट्राइनाइट्रोटोलीन, और पिक्रिक एसिड, ठीक है, हाईली कोरोसिव एसिड फिनॉल्स में कंसिडर करा जाता है, ठीक है, और हाईली एसिडिक, और इसका फॉर्मूला क्या है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। चलिए इसके अलावा ये बता दिया गोल्ड और सिल्वर की प्योरिफिकेशन में यूज होता है एज एक्वा रीजिया, जो किसका मिक्सचर था, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। किस रेशियो में था, अगर HNO3 पहले लिख रहे हैं तो 1:3, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजर की तरह यूज होता है इन रॉकेट फ्यूल्स एंड इन एचिंग ऑफ मेटल्स। एचिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है, आपने देखा होगा सोने के ब्रिक पर, सोने की ईंट, या इन सब पर क्या होते हैं, डिजाइन्स बने होते हैं, है ना, कभी किसी का नाम लिखा होता है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो एचिंग ऑफ मेटल्स का मतलब क्या होता है, डिजाइन बनाना मेटल के सरफेस पर। तो उस चीज को क्या बुलाते हैं, एचिंग ऑफ मेटल्स, जो किससे कर सकते हैं हम, नाइट्रिक एसिड से, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज की क्लास, जिसके लिए तुम बहुत परेशान हो रहे थे। तो होमवर्क देखें, आपको NCERT का सिर्फ कौन से पेजेस पढ़ने हैं बेटा, 175 to 180, जो हमने आज कवर करा है। इसके अलावा कोशिश करें कि कल तक आपके जो दोनों लेक्चर के नोट्स हैं वो रिवाइज हो जाए, या फिर आप NCERT से लाइन बाय लाइन पढ़ लो, चलेगा मुझे। आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन 7.4 to 7.6 ट्राई कर सकते हैं, वैसे वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और आप एग्जाम्पल कर सकते हैं 7.4 to 7.5। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मोहन सर की जो DPP थी सॉल्यूशंस चैप्टर की, वो अपलोड हो चुकी है PW में, ऐप में, संकल्प बैच में। किसकी DPP अपलोड हो चुकी है, सॉल्यूशन चैप्टर की। तो पूरे लेक्चर में तुम बहुत ज्यादा रो रहे थे, तो DPP इज अपलोडेड ऑफ सॉल्यूशंस चैप्टर PW ऐप संकल्प बैच। कल की क्लास में मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू, सी यू टुमारो।